हेलो गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने इसी चैप्टर को पढ़ा था जिसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इस क्लास की सेकेंड पार्ट जिसको हमने नाम दिया है एपिसोड नंबर 2। मैं आपको एक बार नोट्स के थ्रू समझाऊं तो हमने बात करी थी यहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल, इन तीनों की हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे, इसमें एग्रीकल्चर हमने पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर के बारे में। और अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। द इकोनॉमिक्स हब के नाम से आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। ठीक, तो आइए आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और हमारी इकोनॉमी को उन्होंने क्या किया, डाउन किया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए और बहुत सारे लोग क्या हो गए, बैकवर्डनेस की तरफ चले गए और स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी बनती चली गई। तो क्या है इसमें, एक बार इसको डिटेल्ड में देखें। तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, हमने कल भी पढ़ा था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। जो हमारे हाथ से बने हुए सामान वो क्या थे, वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे और वो इकोनॉमी की बैकबोन थे। बैकबोन का मतलब आप समझ रहे हैं, बैकबोन का मतलब है कि उसी से हमारी इकोनॉमी चलती थी, आगे बढ़ती थी और हमारे लोगों को रोज़गार मिलता था। तो यहाँ यही बात लिखी है, इंडिया सफर सिस्टमैटिकली डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। देयर वॉज अ कंप्लीट डिके ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट विच वर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से आने से पहले हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्या था, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकबोन था इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, द डिके हैपेंड नॉट ड्यू टू द सम एक्सीडेंटल हिस्टोरिकल इवेंट circumstance, it happened because of the colonial policy of the British government focusing on exploitation of Indian government। ये ब्रिटिशर्स ने चाह के, मतलब बाय विश, हमारे इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि उनको पता था इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको कैसे ख़राब करा जाए और यहाँ के लोगों को कैसे बंधुआ मजदूर बनाया जाए। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा देयर वॉज अ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन नीडेड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कॉलोनियल मार्केट। अब क्या हुआ ब्रिटेन में, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ। ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप करी इन्होंने बहुत सारी। अब उस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप तो इन्होंने कर लिया, अब इनको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इनको ये दिख गया कि इंडिया जो है यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल बन रहा है और क्यों ना इस रॉ मटेरियल को हम अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करें। तो यहाँ इन्होंने यही बताया कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज अ सिस्टमैटिकली प्लान। अब कैसे इन्होंने प्लान किया वो हम पूरी बात को समझते हैं। ठीक है, इनफैक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द वे ऑफ डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज द प्रिंसिपल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू कॉज अ शिफ्ट इन डोमेस्टिक डिमांड फ्रॉम इंडियन गुड टू द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। पहले क्या होता था मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, एक बार डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट जो हम लोग हाथ से बना रहे थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। ठीक है, वर्ल्ड में फेमस था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण बाहर के लोग उसको ख़रीदते थे और हम लोगों को इनकम्स होती थी। ब्रिटिशर्स ने इस बात को नोटिस किया कि इंडिया में ऐसा क्या रिच सोर्स है रॉ मटेरियल का जो यहाँ से सब लोग ख़रीदते हैं। ठीक है, इन्होंने देखा, फिर इन्होंने सिस्टम से इंडिया में घुसे। इंडिया में घुसने के बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, हमारे रॉ मटेरियल को सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने ब्रिटेन में क्या करी, इंडस्ट्रीज़ लगाई। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ लगाने के बाद इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ से ये रॉ मटेरियल लेके जाते थे। और अब सब कुछ तो ब्रिटिश सरकार का था, किसी का कोई शासन चलता नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाती थी। ठीक है, और उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में बेचती थी। अब ये जो लोग किसान अपना खुद सामान बना रहे हैं, बाद में इन्हीं को इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के तौर पे
खरीदना पड़ता था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इंडिया में तो मशीन्स थी नहीं, तो ब्रिटिश जाके ही ये फाइनल गुड्स कन्वर्ट करते थे, लेकिन हम लोगों के जो डिमांड थी ना वो इतने फाइनल गुड्स की डिमांड नहीं थी, हम लोग कम में भी गुजारा अच्छा कर लेते थे। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स ने जो कम था उसको भी ख़त्म कर दिया। क्लियर हुआ? अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया हैंडीक्राफ्ट जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको बताया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा और ये आपका प्रैक्टिकल्स एज वेल एज प्री बोर्ड बोर्ड जो भी आप एग्जाम देंगे जहाँ पे चैप्टर 1 आपका आएगा ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यू अ डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी अलाउड टैरिफ फ्री इम्पोर्ट। यहाँ पे ये देखिएगा ध्यान से, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट। टैरिफ का मतलब होता है एक रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। टैरिफ का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ, एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इससे ज़्यादा किसी भी देश से लेन देन नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट। अब देखो आज के टाइम में इम्पोर्ट आप लिमिटेड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, पहले टैरिफ क्या करा इन लोगों ने, बिल्कुल फ्री कर दिया। अब ब्रिटेन जितना चाहे उतना इंडिया में गुड्स को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, सो डैट ब्रिटिश गुड गेन प्राइस कॉम्पिटिटिव इन द इंडिया मार्केट। अब सब कुछ ब्रिटिश का आया तो इंडिया में जो ब्रिटिश गुड्स थे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन, और हमारे यहाँ से जो ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, ठीक है, उस पर क्या देना पड़ता था, इंडियंस को टैक्सेस देने पड़ते थे। मतलब हमारे यहाँ से जो लेके जाओगे हमारा रॉ मटेरियल, उस पर हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन अपने यहाँ से ही जो लेके आएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंडिया अगर ब्रिटेन में कोई गुड्स भेजेगा एज अ रॉ मटेरियल भेजेगा तो इंडिया के लोगों को उस पर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर जा रहा है। और अगर ब्रिटेन कोई फाइनल गुड्स इंडिया में लाके दे रहा है जिसका टैक्स आज की सरकार हमसे बाहर के लोगों से लेती है, वो बिल्कुल फ्री था। तो हमारा जो रॉ मटेरियल जा रहा है हमसे ही पैसा लेते थे बाहर बेचने के लिए और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमारे यहाँ लाके फ्री में बेचते थे। फ्री में मतलब इनका टैक्स, इस पर टैरिफ कुछ नहीं लगता था। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द इंडियन गुड्स लॉस प्राइसेस कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन इंटरनेशनल मार्केट। अब क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको ये वाली लाइन भी समझा देता हूँ। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, अब जो इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो कौन सा था, हैंडमेड था। ध्यान से समझना मेरी बात को, हैंडमेड था। अब हैंडमेड प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा मशीन के कंपैरिजन में। अब इंडिया ने जो प्रोडक्ट बनाया वो हैंडमेड बनाया तो कॉस्टली था। अब जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट भारत में आया वो कौन सा था, मशीन मेड था। अब आप इमेजिन करो मशीन मेड प्रोडक्ट हैंडमेड का कंपैरिजन कैसे कर सकता है। अब वही प्रोडक्ट जब मशीन से बन के इंडिया में आया ब्रिटेन से, तो उसके प्राइजेस इंडियन प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़े से क्या हो गए, कम हो गए। अब इंडिया के लोगों के पास पैसा तो था नहीं, वो लोग क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को ना खरीद के, वो चाहते हुए भी अपने प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे थे, तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट ब्रिटिश से इंडिया में आ रहा था उसको खरीद रहे थे, क्योंकि उसका हैंडमेड और मशीन मेड के कंपैरिजन में प्राइजेस क्या था, हैंडमेड का ज़्यादा था और मशीन मेड का कम था। क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम्स इन्होंने क्या कर दी थी, कम कर दी थी। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया को क्या करा, एक्सप्लॉइट किया। अब आप सोचो कितना खतरनाक तरीके से इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। अब इन्होंने इंडिया में रेलवे को एक्सपेंड किया। आपको लगता है ब्रिटिशर्स ने रेलवे को हमारे फ़ायदे के लिए, नहीं, हमारा रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया भारत में। ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब ब्रिटेन में, इस पॉइंट को समझिए, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो लार्ज हो रहा था, मतलब बल्क में हो रहा था। अब हम सबको पता है जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है। जब कॉस्ट कम आएगी तो वो मार्केट में बिकेगा भी थोड़ा बहुत सस्ता। तो मार्केट, इंडिया की मार्केट में लाके उसको हैंडमेड प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो मशीन मेड था वो क्या था, हैंडमेड महंगा था और मशीन मेड सस्ता था। तो इंडिया के लोग इन्हीं के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने लगे, इससे इंडिया की मार्केट ख़राब हो गई। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ब्रिटिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड एट लो कॉस्ट, दे वर चीपर कंपेयर टू हैंडमेड इंडियन गुड्स। अकॉर्डिंगली इंडियन गुड्स लॉस्ट मार्केट टू द ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन किंगडम।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन किंगडम स्टार्टेड डिसअपियरिंग। इनके आने के बाद हमारे जो किंगडम्स थे, जो पहले चलते थे, वो सब खत्म हो गए। किंग हो गए, नवाब्स हो गए, हु यूज्ड टू प्रोवाइड पेंट्रॉन्च मतलब प्रोटेक्शन टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रोटेक्शन देते थे। अब वो है ही नहीं तो कहाँ से वो प्रोटेक्शन देंगे, जिसकी वजह से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। लॉस ऑफ स्किल आर्टिशंस लैंड लैक ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो थोड़े बहुत काम करते भी थे, उनके बाद धीरे 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 करके मनी खत्म हो रहा था। अब उनके बाद मनी खत्म हो रहा था तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी धीरे धीरे करके क्या होने लगी थी, बर्बाद होने लगी थी और बैकवर्डनेस की तरफ जाने लगी थी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल आर्टिशन वर रिड्यूस and surplus capital for investment starts shrinking. This accelerated the pace of decay of handicraft. जो हमारा handicraft था उनने पूरी तरह से एक बुनियादी तौर पे अपने आप को ख़त्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है प्रिंसिपल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिके हैंडीक्राफ्ट। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी आपसे पूछे तो बता देंगे लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको दी। नेक्स्ट क्या हुआ, ब्लीक in the insignificant growth of modern industry during 1850-1947. तो अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ। जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बहुत ही कम चल रही थी। इट वॉज ओनली सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री शोड एन इमरजेंसी। यहाँ बोल रहा है इनिशियली कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। कॉटन टेक्सटाइल मिल वर लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया की तरफ बनाई गई, महाराष्ट्र गुजरात। क्यों बनाई गई, क्योंकि वहाँ से ये लोग क्या कर सकते थे, शिप्स के थ्रू आराम से एक जगह हमारी कंट्री से दूर किसी कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स को बेच देते थे। ठीक है, सो कंट्रोल बाय द इंडियंस। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसिडर्ड इन बंगाल प्राइमरी कंट्रोल बाय द फॉरनर। और ये सब इंडस्ट्रीज फॉरनर्स ही कंट्रोल करते थे। एक इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील, इसका ये याद रखना, टिस्को, ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है। टिस्को का इन्वेंशन हुआ 1907 में, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 3 सीमेंट पेपर, धीरे धीरे करके सीमेंट इंडस्ट्री आई, पेपर इंडस्ट्री आई और बहुत सी इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स। हमारे इंडिया में हार्डली कैपिटल गुड्स बनता था और बाकी कैपिटल गुड्स क्या होता था, बाहर से कंट्रीज से आता था। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने समझाई है। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट किया, एक बार अगर हम कंक्लूजन देखें तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाने के बाद हमारे इंडियन प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव दी, मतलब हैंडीक्राफ्ट को, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपैरिजन करा। और इंडिया में इन्होंने रेलवे लगा दिया, जिसकी वजह से ये अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। तो ये हुआ आपका, इस तरीके से इन्होंने इंडिया में अपने गुड्स की पकड़ को बनाया और इंडिया के गुड्स की पकड़ को ख़राब करते चले गए, जिससे बहुत से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिला। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोगों की इनकम ख़त्म हो गई, इनकम ख़त्म हो गई तो इनके ये बंधुआ मजदूर टाइप से बनते चले गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब कैसे फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पे चलता था, कैसे क्या होता था, तो यहाँ बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एमिनेंस ऑफ द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमारा फॉरेन ट्रेड एंशिएंट टाइम से बहुत अच्छा था, हम लोग गुड्स भेजते थे, उसके बदले में गोल्ड लेते थे। द रोमन यूज्ड टू कॉल द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम सबको पता है। बट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट टू एंड, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये भारत की सोने की चिड़िया उड़ गई, ख़त्म कर दिया इन्होंने। ब्रिटिश रूल, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया वॉज वेल नोन एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक फाइन कॉटन, आयरन गुड्स, वुड एंड आइवरी वर्क, प्रेशियस स्टोन, इसके लिए हम बहुत फेमस थे। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया, ये वाली लाइन प्लीज़ सब लोग याद कर लेना, बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अगर आपसे पूछा ऐसा क्यों हुआ तो आप बताएंगे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से। उसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको ऊपर समझाया है। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं कि जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, ख़राब हुआ है, बना। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब हमने क्या करा, ये लाइन मैंने आपको कई बार समझा दी है, फिर से समझाता हूँ। इंडिया जो था बिफोर ब्रिटिशर्स, इंडिया जो था वो क्या करता था, अदर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया अदर कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहा है और अदर कंट्री इंडिया को गोल्ड दे रहे थे। बताओ कितना इनफ्लो ऑफ गोल्ड था हमारा। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स क्या हुआ, इंडिया, ये लाइन समझा रहा हूँ मैं आपको, इंडिया क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया अदर कंट्रीज़ को रॉ मटेरियल दे रहा है और उसके बदले में इंडिया मतलब एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स। बताओ कितना नुकसान हुआ।
रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं सपोज 10 रुपये का मटेरियल बेच रहे हैं और 100 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 90 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियल पॉलिसी ट्रेड एंड टैरिफ इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्टर हो गया रॉ मटेरियल का, ये मैंने आपको समझा दी बात, एंड प्राइमरी प्रोडक्ट इसी तरह से, और फिनिश गुड्स का क्या हो गया, ये इम्पोर्टर हो गया। तो इस वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट थे वो बिल्कुल ज़्यादा ख़राब होने लगे। नेक्स्ट सेकेंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शासन कर रही है तो ऑब्वियसली उसका कंट्रोल भी तो उसी का होगा। कंट्रोल पूरी तरह से किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। वो जिस तरह की पॉलिसी चाहती है वो बनाएगी, जिस तरह से हमें एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है वो करेगी। यहाँ ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टू द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल। तो मोनोपोली कंट्रोल अगर आपसे पूछे किसका था तो हम बताएंगे जो मोनोपोली कंट्रोल था वो किसका था, वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। हमारा ज़्यादातर रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, देख रहे हो। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड डायरेक्टेड टूवर्ड चाइना, सिलोन जो आजकल श्रीलंका का पार्ट है, और मतलब श्रीलंका है, और ईरान। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल। अब लो, इन्होंने एक चीज़ और खोल दी, ये स्वीज कैनाल का ईयर एमसीक्यू में पूछ लेता है, याद रखना स्वीज कैनाल 1869 में ओपन हो गया था। ठीक है, वाइल एक्सपोर्ट स्वीज कैनाल क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया सप्लाई टू ब्रिटिश इंडस्ट्री इम्पोर्ट फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड ह्यूज मार्केट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेने आने के बाद उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके भारत में महंगे दाम में बेच देते थे। ठीक है, अब स्वीज कैनाल क्यों बनाया उन्होंने, देखो स्वीज कैनाल यहाँ है। स्वीज कैनाल बेसिकली एक कैनाल थी जिसके थ्रू पहले ऐसे प्रोडक्ट जाता था, अब स्वीज कैनाल के थ्रू उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट को शॉर्ट भेजना शुरू कर दिया। स्वीज कैनाल से डिस्टेंस कम हुआ, जिससे ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से गुड्स लेके बाहर की कंट्रीज़ में बेच देते थे, जिससे इंडिया को जो नुकसान पहले होता था उससे ज़्यादा होने लगा। तो स्वीज कैनाल का आपको एक ईयर याद रखना है 1869, ये एमसीक्यू कई बार CUT में पूछा गया है, स्वीज कैनाल कब ओपन हुआ था तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट तो अब भी हम कर रहे हैं लेकिन हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट को सारा का सारा कौन लेके जा रहा है, ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं। सरप्लस ट्रेड सरप्लस हो रहा है, क्योंकि बाहर की सारी दुनिया हमारा प्रोडक्ट खरीद रही थी अभी भी, ब्रिटिशर्स, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्यों ना खरीदी हो, इनकम तो आ रही है ना, लेकिन उस इनकम को सारा कौन रख रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रख रही है। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रजम है आर एक्सपोर्ट एक्सीड्स आर इम्पोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट अभी भी ज़्यादा थे इम्पोर्ट के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम 100 रुपये का माल बेच रहे हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं, 90 रुपये का ही खरीद रहे हैं, 10 रुपये का फ़ायदा था। बट ये फ़ायदा किसके पास जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा था। डिस्पाइट द सरप्लस रेट सप्लाई सेवरल एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन, क्लॉथ्स रिमेन डिफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे बहुत कम होने लगी। द ट्रेड सरप्लस वॉट नोट यूज फॉर ग्रोथ। तो आपको क्या लग रहा है जो ब्रिटिशर्स पैसा कमा रहे हैं वो भारत के ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगा रहे हैं? जी नहीं, उस पैसे से ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करते थे और लड़ाइयों के लिए, वॉर्स के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लीड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियंस वेल्थ। इनके जो लड़ाइयाँ होती थी ना उसमें हमारे लोग, हमारा पैसा ही इस्तेमाल होता था, जिससे इंडिया और बैकवर्डनेस की तरफ चला गया। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ मतलब इंडिया वेल्थ खत्म होती चली गई, बहती चली गई, बाहर की कंट्रीज़ में चली गई, बहुत नुकसान हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट करते थे हमारे यहाँ के पैसों से, और लड़ाइयाँ लड़ते थे हमारे यहाँ के पैसों से, अपने सारे एक्सपेंसेस करते थे हमारे यहाँ से पैसों से, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल की हम बात करते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे फॉरेन ट्रेड कम्प्लीटली, और मैंने आपको समझा दिया इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये हम देखेंगे बाद में। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए मेरे टेलीग्राम पेज पे भी जा सकते हैं, मुझे इंस्टा पे यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। इसका 3rd पार्ट हम लेके आते हैं जल्दी, और उसमें इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।